Hello everyone. Now we are going to start the most important theory of this chapter, the Darwin's theory of evolution of species by natural selection. चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है डार्विनिज्म, जिसको बोलते हैं डार्विन आपने जो नाम सुना हुआ है बार बार, चार्ल्स डार्विन. ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन. पूरा जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, तो ये जो पूरा बातें अपन आज जो साइंटिफिक बातें करते, तो डार्विन्स वर्क हैज अ ग्रेट इम्पोर्टेंस, और उसी वजह से हम आज के जो इवोल्यूशन के कंसेप्ट है उनके बारे में अच्छे से समझ सकते. तो इतना इंपॉर्टेंट है डार्विन का डिस्कशन कि आपको डार्विन जो आपने स्कूल टाइम में सुना होगा, अब तुमको थोड़ा सा डिटेल में उसके कंसेप्ट, उसके जो कुछ भी फाइंडिंग्स, उसके जो कोई भी थियरीज है उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द डार्विनिज्म और द डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज. हमने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ बताने की कोशिश की है. ओपेरिन और हर्डेन ने लाइफ का ओरिजिन कैसे बताया, बाय अबायोजेनेसिस, बाय आर्टिफिशियल सिंथेसिस, केमिकल्स से लाइफ बनी, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया. उसके बाद हमने देखा मिलर यूरे ने उसको सपोर्ट कर दिए थे. उसके बाद देखे थे अपन ने कि कैसे कुछ और साइंटिस्ट आए, लेमार्क आया, उसके बाद वीजमन आए. इन दोनों ने क्या किए, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज कैसा होता फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशीज, इस बारे में अपने अपने व्यूज रखे. लेमार्क का बोलना था कि एनवायरमेंट के बदलते एनवायरमेंट के साथ बॉडी के शेप, बॉडी के ऑर्गन्स बदलते, कुछ डेवलप होते, कुछ डीजनरेट होते, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स होता, और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में जाते, जैसे कि जिराफ विराफ का उसने एग्जांपल दिया था, दैट वाज लेमार्किज्म. उसके बाद देखे थे वीजमैन ने बोला नहीं, बोले सब कैरेक्टर्स नहीं जाते, जो कैरेक्टर जर्म प्लाज्म के थ्रू, गैमेट्स के थ्रू जाते, वही कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाते, सोमैटिक सेल्स के कैरेक्टर्स नहीं जाते, ऐसा उसने बोला था. दोनों थेरीज में कुछ ड्रॉबैक्स थे, फ्लॉज थे कुछ, उसकी वजह से उनको अपन रिजेक्ट कर दिए थे. अब इन दोनों की बातों के आगे, इन दोनों को पढ़ने के बाद डार्विन के बारे में हम देखने वाले. चार्ल्स डार्विन ऑल्सो स्टडीड दी सेम थेरीज. चार्ल्स डार्विन के बारे में अब थोड़ा सा शुरू कर रहा मैं, उसका जो कुछ भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है लाइफ वगैरह के बारे में थोड़ा सा सुन लो, वो जरा एमसीक्यू में कहीं मिल सकता है आपको. सो चार्ल्स डार्विन वॉज अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट. ही वॉज अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट. नेचर के ऊपर स्टडीज, बॉटनी वगैरह सब देखते रहता था, एनिमल्स पे स्टडी करते रहता था. Evolutionary biologist, because we are studying evolution, so he is also evolutionary biologist, and he had also studied the works of your Lamarck, Weizmann और बाकी के कई सारे साइंटिस्ट के उसने वर्क्स पढ़ चुका था. उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं था, उसको पता था कि ये बातें कहीं ना कहीं अधूरी है, इनमें कोई कंप्लीशन जैसा, कोई इवोल्यूशन वाला मीनिंगफुल कुछ निकल नहीं रहा है, तो वो हर बार कुछ खोज में लगा रहता था. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसके दादा जो थे इरास्मस डार्विन, चार्ल्स डार्विन के जो ग्रैंडफादर थे इरास्मस डार्विन, तो इरास्मस डार्विन भी खुद अपने आप में एक फिलोसोफर थे, नेचुरलिस्ट थे. उनके जो कोई भी वर्क था उनसे इन्फ्लुएंस होकर चार्ल्स डार्विन, मतलब दादा पोते की जो जोड़ी है, तो दादा की बातों से ही इन्फ्लुएंस होकर अपना चार्ल्स डार्विन और ज्यादा साइंटिफिक व्यूज वाला बंदा निकला. उसने कुछ और ज्यादा बातें सोचने लगा, उसने और ज्यादा इवोल्यूशन की कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देने की तरफ वो बढ़ा. ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन वाज अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट. ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. एंड इसी के साथ दादाजी के बातों के में आके बाद में उनके अलावा लेमार्क, वीजमन की बातों के अलावा सबसे ज्यादा फर्क पड़ा उसको दो लोगों के, दो साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन का. सी लायल बोलकर एक साइंटिस्ट थे. He was influenced by the works of C. Lyell and the Thomas Malthus. Another scientist is Thomas Malthus. दोनों के बारे में बाद में बताऊंगा मैं क्या था, उनका वर्क कैसा था. बट ये दोनों के वर्क की वजह से इसकी बहुत ज्यादा दिमाग काम करने लग गया. इसने बोला कि नहीं यार, पॉपुलेशन में कैसे चेंजेस आते, इवोल्यूशन कैसे होता, नए स्पेशीज कैसे बनते, इस बारे में ये दो लोगों के काम की वजह से चार्ल्स डार्विन का दिमाग एक्टिवेट हो गया. So Charles Darwin was influenced by the works of dash dash, ऐसा एमसीक्यू आपको मिलेगा, सी लायल एंड थॉमस मैल्थस. थॉमस मैल्थस तो पॉपुलेशंस के ऊपर वर्क करता था, ह्यूमन पॉपुलेशंस के ऊपर, और ही वाज अ जियोलॉजिस्ट. लायल वाज अ जियोलॉजिस्ट, अर्थ की स्टडी वगैरह, थ्योरी ऑफ जियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी वगैरह कुछ उसकी बुक थी. तो नेचर के अंदर कैसे कुछ फोर्सेस एक्टिव रहते, दैट नेचुरल फोर्सेस existed in past and they are still present in future, present, and that natural forces they help in evolution of new species, ऐसा इनका बोलना था.
मतलब ये जो सी लायल है, ही टॉक्स अबाउट द नेचुरल फोर्सेस दैट एग्जिस्टेड इन पास्ट एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन टुडेज प्रेजेंट टाइम दैट हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। नेचुरल फोर्सेस मतलब ये एनवायरमेंट की बात कर रहा है कि एनवायरमेंट जैसा था तो एनवायरमेंट की वजह से स्पीशीज बदलते गए, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करने वाला था ये। और जो थॉमस मैल्थस था ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करता था। थॉमस मैल्थस का बोलना था कि पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एट एन एक्सटेंसिवली फास्टर रेट इफ द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। अगर आपको ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर याद आ रहा होगा, उसमें अपन ने पॉपुलेशन बढ़ने के दो ग्राफ्स देखे थे, एक जे शेप ग्राफ था, एक एस सिग्मॉइड शेप एस शेप ग्राफ था। जे शेप ग्राफ एकदम स्पीड में जियोमेट्रिक ग्रोथ होती, उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती, उसमें सडन एकदम फास्ट ग्रोथ होती। तो थॉमस मैल्थस ने वो ग्राफ्स को स्टडी किया था 17 के अराउंड, और उसके बाद उसने उसमें ये दिखाया कि ह्यूमन पॉपुलेशन कैन आल्सो डबल इन 25 ईयर्स। ह्यूमन पॉपुलेशन कैन आल्सो डबल इन 25 ईयर्स इफ द रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड। बट ह्यूमन पॉपुलेशन डबल क्यों नहीं होती? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाली कई चीजें। सबसे पहले तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, खाने की चीजें, जगह वगैरह लिमिटेड है। दूसरा उनको कुछ डिसीजेस है, कुछ पैंडेमिक्स है, कुछ बीमारियां हो जाती है जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन कम ज्यादा हो जाती। कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ जाती, बाढ़ वगैरह, इसकी वजह से कुछ ह्यूमंस वगैरह भूकंप वगैरह में इसमें मर जाते। तो होता क्या, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ भी सकती लेकिन इन फ्लक्चुएशंस की वजह से कम ज्यादा भी होती, तो उसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन एक स्टेबल रेशियो में चलती है, ऐसा इसका बोलना था। लेकिन आने ऐसे तो देखा जाए तो अभी तो साइंस में चेंजेस आने की वजह से मेडिकल प्रॉब्लम्स कम हो गए, लेकिन हाँ नेचुरल कैलामिटीज की वजह से ह्यूमंस की डेथ्स होते ज रहते। बट इसका बोलना बहुत सही था कि ह्यूमन पॉपुलेशन कैन फ्लक्चुएट, एनी ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन कैन फ्लक्चुएट सीजनली, इट कैन नॉट इंक्रीज एट अ फास्टर रेट बिकॉज द सोर्सेस आर लिमिटेड। ये इसका पॉपुलेशन के बारे में बोलना था। तो ये दो जो बातें थी कि नेचुरल फोर्सेस और पॉपुलेशन का ग्रोथ, नेचुरल फोर्सेस की बात करने वाला सी लायल और पॉपुलेशन कैन ग्रो बट अप टू अ लिमिट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस, ये बोलने वाला था तुम्हारा थॉमस मैल्थस। ये दोनों की बातों को मिला के और बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स को आजू बाजू ऑब्जर्व करके चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी प्रपोज की। ओके, तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, दीज आर टू। इसके बाद फिर वो क्या हुआ, 1831 में एक सी वॉयज पे निकला, समुद्री यात्रा पे निकला, ब्रिटिश आइलैंड से शुरू हुई थी वो। तुमको वर्ल्ड मैप थोड़ा सा मैं इसकी फोटो तुमको अपडेट कर देता, ये देख लो, पिक के अंदर तुमको दिखाई देगा कि कैसे डार्विन कैसे निकला था और घूम के कैसे वापस अर्थ को पूरी चक्कर मार के 5 साल में 1831 से 1836, 1831 टू 1836 उसने 5 साल घूमा पूरी दुनिया ऑन अ शिप HMS बीगल। ये शिप का नाम पूछते, कौन सी शिप के ऊपर गया था, नाव का नाम पूछते उसके बड़े जहाज का। सो दैट शिप वाज HMS बीगल। ये केबीसी में भी पूछा वाला क्वेश्चन, केबीसी में भी आया था एक बार, ऐसे देख रहा था, मतलब मेरे को ध्यान में है, अच्छा बड़ा क्वेश्चन था, तो इसके लिए अपने लिए भी इंपॉर्टेंट है, अपने को तो सिलेबस में है। तो HMS बीगल नाम के शिप में बैठा था, उसमें उसने 1831 टू 1836 ब्रिटिश आइलैंड्स मतलब ब्रिटिश आइलैंड से निकला और वहां से घूमते हुए कैसे उसका पूरा एक रूट था, उसकी फोटो तुम्हारे सामने डाल रहा मैं, सी दिस पिक। ये पिक में तुम्हारे को देखे तुमने कैसे रूट था उसका, कैसे वो आगे गया और वापस रिटर्न अपने ब्रिटेन को रिटर्न आ गया। ओके, वो जो पूरा उसका सी वोएज था, सी वोएज मतलब अभियान, समुद्री अभियान हिंदी में बोलते मराठी में। तो सी वोएज पे जब वो गया तो वोएज पे आने के बाद उसने जो कुछ भी देखा जगह जगह पे रुक के, उसके जो मेन ऑब्जर्वेशंस थे वो अमेरिकन आइलैंड, जो साउथ अमेरिका के पास अभी तुमने देखे, साउथ अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, वहां पे गैलापागोस आइलैंड नाम की इंपॉर्टेंट जगह है। देखो गैलापागोस आइलैंड्स, गैलापागोस आइलैंड्स, ये इंपॉर्टेंट जगह पे गया था वो। ये मेन लैंड से बहुत दूर है, अगर तुम उसका मैप देखो एक बार फिर से तो मैप के अंदर तुमको दिखाई देगा कैसे छोटे छोटे आइलैंड्स है, मेन लैंड से, अमेरिकन मेन लैंड से बहुत दूर है। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स का ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है दैट आर फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज। कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स एक दूसरे से भी कुछ कुछ माइल्स दूर ऐसे बिखरे वाले आइलैंड्स है, जैसे कि इंडोनेशियन आर्चिपेलागो है, तो वैसे जो गैलापागोस आइलैंड्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहाँ पे उसने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करा, अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करा। कुछ टॉर्टोइस देखा, एबिंगडन टॉर्टोइस, एबिंगडन टॉर्टोइस, फिंचेस,
फिंचेस चिड़िया जैसे अपने पक्षी जैसे रहते हैं, एबिंगडन टॉर्टोइस लंबी गर्दन वाला टॉर्टोइस, बड़ा साइज का जायंट पिंटा टॉर्टोइस बोलते हैं उसको, इट इज एक्सटिंक्ट नाउ, बट वो वाला टॉर्टोइस उसने वहां पे देखा। फिर अपने ये फिंचेस देखा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसने ऑब्जर्व किया, आर्माडिलोस देखा साउथ अमेरिका के चिली इधर साइड में उसने, और सबके ऑब्जर्वेशन उसने नोट करके रखा, उनके बारे में क्या बोलना था उसका उसने सब नोट करके रखा, ठीक है। वहां से फिर वापस रिटर्न ऐसा घूम के गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से होके फिर इंडिया नहीं आया, कोकोस आइलैंड से रिटर्न चले गया और अफ्रीका से होके वापस से इधर आके वो यूरोप पहुंच गया। इंडिया नहीं आया, इंडिया आता तो शायद अपने को भी कुछ डिटेल्स मिल जाती, इंडिया के ऊपर भी स्टडी हो जाती, लेकिन इंडिया नहीं आया था डार्विन, इतना याद रखो, और वो वापस से ब्रिटेन चले गए, ठीक है। ये 5 साल की जो उसकी समुद्री यात्रा थी, पूरा जो सफर था उसका, उसमें उसने जो ऑब्जर्वेशंस किया, अल्टीमेटली उसको उसने एक बुक बोल के उसने पब्लिश किया, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये बुक का नाम है, नाम भी पूछते हैं एमसीक्यू में, टेक्स्ट बुक उसने कौन सी बुक पब्लिश किया था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अडोर्ड बुक, जिसको सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं, साइंटिस्ट लोगों में सबसे फेवरेट बुक है। ऐसी बुक एक आपके लाइब्रेरी में होनी चाहिए, ऐसी एक बुक, इफ यू आर रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो ऐसी एक बुक है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नाम से बुक पब्लिश किया, उसमें उसने एक थ्योरी दिया था, ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। देखो, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, ओके, बाय नेचुरल सिलेक्शन, बाय नेचुरल सिलेक्शन, उसका बोलने का जो पूरा नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर ही उसकी बातें थी। ये टर्म क्या है इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे बीच में, बट व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन वो देखेंगे। अभी के लिए बस याद रखने का, ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859। ये कब लिखा उसने? घूम के आया पहले 5 साल, उसके बाद ये दोनों के काम देखा, ओके, और उसके बाद फिर उसको ये पता चला, क्योंकि देख के आने के बाद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब ये दोनों ने अपना अपना काम पब्लिश किए, उसको पता चला कि यार इनका बोलना कुछ तो भी रिलेटेड है मेरी बातों से, तो उनकी बातों को मिला के, खुद का व्यूज रख के उसने सब मिला के ये वाली बात रखा, ये थ्योरी रखा, ये वाली बुक के अंदर पब्लिश की, ओके। तो इस तरीके से चार्ल्स डार्विन की बुक में अपने को ये जो थ्योरी देखने की, अपने को डार्विनिज्म जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट होना है, ओके। चार्ल्स डार्विन के बारे में इतनी बातें होने के बाद, नाउ वी आर मूविंग टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, योर डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। अब एनसीईआरटी में तुमको टुकड़े टुकड़ों में दिया लिया, अलग अलग जगहों पे तुमको इसके अलग अलग डिस्कशन मिलेगा। मैं पूरी थ्योरी एक साथ बता दे रहा, तुम जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो तुमको पता चलेगा, थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्टिंग में, फिर बीच में तुमको कुछ एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है, और उसके बाद में तुमको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बोल के एक पॉइंट दिया है। वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मतलब अपना डार्विन का इवोल्यूशन की बात करेंगे, ओके। डार्विन के जैसे ही कुछ व्यूज एक और साइंटिस्ट था अल्फ्रेड वैलेस बोलकर, उसने दिया था, उसको भी सेम कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले थे, तो इसके लिए डार्विन के जैसे अगर किसको वैल्यू है तो वो तुम्हारा अल्फ्रेड वैलेस को रहेगा। ये जो किताब लिखा था डार्विन ने, ऐसा बोलते, ऐसा है लिखाला कि पहले ही दिन जो पब्लिश हुई थी जब बुक 1859 में, तो पब्लिश होने के पहले दिन ही पूरी 1200 के 1200 कॉपीज उसकी बिक गई थी। तो इमेजिन करो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक होंगी, बायोलॉजिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। मैं तो तुमको बोला भी था कि अगर वर्ल्ड के टॉप 100 साइंटिस्ट बनाए तो वो टॉप 100 साइंटिस्ट में मेरी नजर में टॉप 10 में रहेगा ये बंदा, इतना इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। और उसके बाद से डार्विन की बहुत वैल्यू बढ़ी, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डार्विन्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और द इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का बोलना था कि नए स्पीशीज बनने के लिए जो कुछ भी चीजें वर्क करती, नए स्पीशीज तैयार होने के लिए, इवोल्यूशन होने के लिए जो कुछ भी फैक्टर्स, मैकेनिज्म्स वर्क करते, तो उनको उसने एक थ्योरी के फॉर्म में मेन 5 कंसेप्ट्स में उसने उसको पूरा डिवाइड किया था। जो डार्विन के कंसेप्ट्स थे, अगर तुमको थ्योरी याद रखने की डार्विन की, तो तुमको 5 हेडिंग्स याद रखना पड़ेंगे, तो तुमको डार्विन की थ्योरी हमेशा के लिए याद रहेंगी, तुम कभी भूलेंगे नहीं। पूरा सिक्वेंशियल मैनर में तुमको पूरी बुक ही, डार्विन की बुक में जो पॉइंट्स दिया है वही पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट किया, वैसे ये हेडिंग्स है। तो डार्विन के जो 5 मेजर हेडिंग्स थे कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कैसे होता है, उसमें 5 फैक्टर्स, 5 तरीके से पूरा काम चलता। फर्स्ट वन इज द ओवर प्रोडक्शन और द इनॉर्मस फर्टिलिटी और प्रोडिगैलिटी ऑफ लाइफ, मतलब एक्स्ट्रा रिप्रोडक्शन करने का, बहुत सारे इंडिविजुअल्स तैयार करने का। एक एक अपन डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर द 5 headings of Darwin's theory. Overproduction or the enormous fertility, it is called prodigality of life, prodigality of life. दूसरा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी स्ट्रगल चलता,
टकराव होते, फिर उसमें जीतता जो जीता हुआ सिकंदर, ऐसी वाली बात, स्ट्रगल होता। ओके, लास्ट उसके बाद कुछ वेरिएशंस वर्क होते, तैयार होते, एडाप्टेशंस आते हैं ऑर्गेनिजम्स में, और अल्टीमेटली फिर हेरिडिटी, मतलब वो एडाप्टेशंस अगली जनरेशन में बच्चों को जाते, इनहेरिट होते, ट्रांसफर होते बच्चों को। फिर उनमें जो बच्चे सबसे फिट रहते वही बच्चे बच पाते, बाकी के मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेचर उनको सेलेक्ट नहीं करेगा, नेचर उनकी ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगा। इट इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, आल्सो नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। नेचर विल सेलेक्ट ओनली फिटेस्ट इंडिविजुअल्स एंड एट लास्ट फिटेस्ट बचते जाएंगे उनके, और एडाप्टेशन होते जाएंगे और इवॉल्व होते जाएंगे, और लास्ट में नया स्पीशीज तैयार हो जाएगा। ऐसा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज होता, ऐसा डार्विन का बोलना था। ओके, लेट्स सी दी बीट्स वन बाय वन। डार्विन की थ्योरी अब अपन एक एक से देखते, दीज आर दी 5 हेडिंग्स। पहले 5 हेडिंग्स याद कर लो अच्छे से, उसके बाद ही तुम आगे बढ़ने का। सो फर्स्ट, अब डार्विन का पहले बोलना क्या था। डार्विन ने एक चीज ऑब्जर्व किया था, तुमको अभी जो बोल दे रहा, जो लाइन में बोल रहा ध्यान से सुनो, आगे का तो बाद में की बात है। डार्विन हमेशा रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करने वाला बंदा है। डार्विन हमेशा कौन सी फिटनेस की बात करता, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन्स फिटनेस इज अबाउट reproductive fitness, exclusively about reproductively fitness, only about reproductive fitness, not about physical fitness, not about mental fitness। वो किसकी बात करता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है, किसका रिप्रोडक्शन का रेट कितना है, स्पीड कितना है, उस हिसाब से उसका इवोल्यूशन होगा। नॉट अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप, कौन सी बॉडी ज्यादा फिट है उसका ज्यादा इवोल्यूशन होगा, कम इवोल्यूशन होगा। फिजिकल फिटनेस के ऊपर से इवोल्यूशन डिसाइड नहीं होता। Reproductive fitness is the fitness that helps in evolution of organism. So Darwin's fitness is exclusively and only about reproductive fitness. ये दिमाग में फिट बैठा लो, लिख के रख लो लाइन कहीं तो भी, एनसीईआरटी में तो तुमको ये लाइन एज इट इज मिलेगी। Darwin's fitness is exclusively about and only about reproductive fitness. He always talks about only reproductive fitness. Reproductive fitness मतलब क्या, कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना रिप्रोड्यूस कर सकता। ओके, तो डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग हिज सी वॉयज, ही ऑब्जर्व मेनी फैक्ट्स, और उसपे से उसने कुछ कंक्लूजन्स निकाला। तो सबसे पहले तो उसने देखा कि कई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन एक्सेस अमाउंट में रिप्रोडक्शन करते, एक्सेस अमाउंट में इंडिविजुअल्स पैदा करते। इसके लिए मैं तुमको 2 एग्जांपल्स देता, एक छोटा सा ऑयस्टर ले लो और एक एलिफेंट ले लो। मैं जो 2 एग्जांपल दे रहा, एक छोटा सा ऑयस्टर की बात करें, ऑयस्टर मोती वगैरह, जो तुम्हारा पिंक टाडा वगैरह है, मोती पैदा करने वाला ऑयस्टर। So that oyster lays about 114 million eggs. एक ऑयस्टर कितने अंडे देता, 114 million eggs, and oyster produces 114 million eggs per egg laying season. एक सीजन में एक ऑयस्टर कितने देता, 114 मिलियन एग्स देता। लेकिन सारे के सारे एग्स पानी में देंगे ऑब्वियसली वो, राइट। सारे के सारे एग्स हैच होते क्या, सारे के सारे एग्स का कन्वर्जन अल्टीमेटली एडल्ट ऑयस्टर्स में होता क्या, नहीं होता। उसमें से कई सारे ऑयस्टर्स एग्स मर जाते, कई सारे एग्स उनके प्रेडेटर्स खा लेते, कई सारे एग्स वेस्ट हो जाते, पानी वानी में कहीं पहुंच नहीं पाते, न्यूट्रिशन नहीं मिलने से कुछ डेथ हो जाती। ओके, और अल्टीमेटली आखिरकार कुछ जाके उसमें से 5-25 हजार, 10-20 हजार, 25 हजार कुछ एग्स हैच होते, और उतने 2-5 हजार जो भी है उतने ऑयस्टर अल्टीमेटली तैयार होते। इमेजिन करो अगर ये ऑयस्टर ने एटलीस्ट 5 जनरेशन तक, कितने जनरेशन बोल रहा मैं, 5 जनरेशन तक 114 मिलियन एग्स हर जनरेशन में, 5 जनरेशन बोल रहा मैं। जनरेशन मतलब क्या, ये एक ऑयस्टर ने इतने अंडे दिया, इतने अंडों के इतने बच्चे तैयार होंगे, हर अंडे में से एक बच्चा तैयार हुआ, ऐसा इमेजिन करो। मतलब कितने ऑयस्टर्स हो गए तुम्हारे पास, 114 मिलियन ऑयस्टर्स, 114 मिलियन ऑयस्टर। अब हर ऑयस्टर ने फिर से 114 मिलियन एग्स दिया, हर एक ऑयस्टर ने, मतलब 114 इंटू 114 मिलियन कितने हो गए, ये तो पहली जनरेशन है, अभी दूसरी जनरेशन, उनके और हर एक के 114 ऐसा करके अगर तुमने सिर्फ 5 ही जनरेशन तक देखे तो दुनिया में अर्थ के ऊपर इतने ज्यादा ऑयस्टर्स हो जाएंगे जितने की पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, जितने पूरे फिजिकल वर्ल्ड में यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इससे ज्यादा ऑयस्टर्स यहाँ पे पैदा हो जाएंगे। ऐसा एक गणित है। अगर कब होगा ऐसा, अगर ये पूरे के पूरे अंडे हैच हुए और उनसे पूरे के पूरे एडल्ट बने और हर एडल्ट ने उतने अंडे दिया, एक ये जनरल पकड़ के चले, इसका जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है
उतनी कैपेसिटी 100% वर्क करने के बाद इतने सारे ऑयस्टर्स हो जाएंगे दुनिया में कि पैर रखने को तो जगह ही नहीं रहेंगी, लेकिन दुनिया के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑयस्टर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता क्या? नहीं। इतना ओवर रिप्रोडक्शन होता क्या? इतना एक्सेस में प्रोडक्शन होता क्या? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर एक चेक रहता। वो चेक क्या अपन बाद में देखेंगे, एक रेगुलेशन रहता। उसी तरीके से अगर हाथी की बात करें, एक एलिफेंट की बात करें, तो एलिफेंट का जो अगर 100 इयर्स का लाइफ स्पैन पकड़े तो उसमें वो सिर्फ 6 बेबी एलिफेंट्स या फिर 6 एलिफेंट्स पैदा कर सकता, 6 एलिफेंट्स पैदा कर सकता। अगर इसका रेट बहुत ज्यादा रह रहा तो दुनिया में हाथी जाती हो जा रहे, बहुत सारे एलिफेंट हो जा रहे, लेकिन इसकी बॉडी बड़ी है, इसका लाइफ स्पैन ज्यादा है, तो उसकी वजह से उसकी ड्यूरिंग लाइफ स्पैन उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम। ओके, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल रहता है 10, पहले 12 था, अभी 10 हो गया, 12 भी पकड़े तो चलेगा। 12 इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन, मतलब एक फीमेल को 12 मतलब बच्चे हो सकते हैं ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन नॉर्मली। ओके, कुछ केसेस में आप बोलेंगे कि नहीं सर हमारे दादी के इसके उसको तो 15 बच्चे थे या 18 बच्चे थे, वो क्रिकेट टीमों का पहले का जमाना हुआ करता था, अब नहीं है, हम दो हमारे दो वाला सिस्टम है। लेकिन इतने सारे मतलब पहले की फीमेल को ज्यादा रिप्रोडक्टिव फिटनेस, आज की फीमेल का कम रिप्रोडक्टिव। अरे हर बच्चे में जो गैप रहना चाहिए वो पकड़ के बात कर रहा मैं, नेचुरली जो गैप रहना चाहिए उसको पकड़ के बात करें तो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव फिटनेस 12 है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन फीमेल इज 12। ओके, 12 इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग हर लाइफ स्पैन। तो इस तरीके से अपन एक ह्यूमन से एक कपल को 12 बच्चे ऐसा पकड़े, हर कपल को 12-12 पकड़े तो 25 साल में ह्यूमन पॉपुलेशन डबल, 25 साल में ह्यूमन पॉपुलेशन डबल। ऐसा थॉमस मैल्थस का बोलना था। ये देखो मैल्थस की बातें यूज कर रहा हूँ, ये पॉपुलेशन की जो बात कर रहा मैं, ये मैल्थस के व्यूज के ऊपर से उसने थ्योरी में बनाने में वर्ड यूज करा है। अब ये बातों को यहाँ पे क्या लेना देना? तुम बोलेंगे सर अपन देख रहे क्या, तुम ये बच्चे गिना रहे, बच्चे पैदा कर रहे, किसकी कितनी जनरेशन है, इसका क्या लेना देना? अरे अल्टीमेटली जाके ये बच्चों में से कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर्स तैयार होंगे, कुछ बच्चे माँ बाप से अलग दिखाई देंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आएंगे, और अलग दिखने वाले बच्चे और अलग होंगे, उनकी जनरेशन में और वेरिएशन जमा हो के टोटली डिफरेंट ऐसा एक बच्चा तैयार होगा जो एकदम ग्रैंड पेरेंट से भी अलग दिखाई देने वाला रहेगा। वही नया स्पेशीज बनने वाला है, वही आगे जाके नया स्पेशीज बनने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए अपना सबसे शुरुआत इसने कहां से करा? ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एट एन इनॉर्मस रेट, organisms reproduce at an enormous rate. They produce excess of individuals, out of which some individuals can survive, whereas other individuals will die, will be destroyed due to certain environmental and other factors. कुछ और फैक्टर्स की वजह से जो बचे वाले इंडिविजुअल वो मर जाएंगे। लेकिन सब ऑर्गेनिजम्स की एक टेंडेंसी क्या रहती? ऑर्गेनिजम्स टेंड टू हैव इनॉर्मस फर्टिलिटी, that is over production capacity, they want to have a prodigality of life, मतलब उनकी जिंदगी में बहुत सारे बच्चे होना ताकि उनमें से ज्यादा बच्चे बच जाना, और बच्चे बच गए उनके सर्वाइव कर लिए तो उनके फिर और जनरेशन चलते रहे। ओके, ये सोच के साथ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करें। अब दूसरा पॉइंट इस पे से उसने क्या देखा? नॉट ऑल दी चिल्ड्रन सर्वाइव, नॉट ऑल दी प्रोजेनी सर्वाइव बिकॉज ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। देखो एक लिंक है, बहुत सारे बच्चे पैदा करो लेकिन सब बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे, क्यों? ड्यू टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की लड़ाई रहती है उनकी। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्यों होता है उनमें? अरे जब वहां पे इंडिविजुअल्स तैयार हो जाएंगे, इमेजिन करो एक नदी के अंदर बहुत सारे फिशेस तैयार हो गए, बहुत सारे एग्स हैच होकर फिश हो गए, लेकिन सब फिश को रहने के लिए जगह लिमिटेड है, खाने के लिए फूड लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है, ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो आपस में फिर क्या होगा उनका? दैट विल लीड टू इनिशिएशन ऑफ कंपटीशन बिटवीन देम, अमंग देमसेल्व्स, कंपटीशन चालू हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इसकी वजह से फिर क्या होता? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस शुरू हो जाता। जब बहुत सारे लोग हो जाते एक जैसे तो उनमें आपस में स्ट्रगल शुरू हो जाता। कम लोग रहते तो उनका सब चल जाता वहां पे कैसा तो भी, एनवायरमेंट की जो कैपेसिटी रहती, कैरिंग कैपेसिटी, उसके अंदर पॉपुलेशन है उनका जम जाएगा। लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ने लगती तो क्या रिसोर्सेज बढ़ते? नो, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देयरफॉर देयर स्टार्ट्स अ कंपटीशन फॉर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कंपटीशन शुरू हो। अब कंपटीशन भी 3 प्रकार के रहते, इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, और तीसरा एनवायरमेंटल स्ट्रगल।
तीसरा एनवायरमेंटल स्ट्रगल या एनवायरमेंट से कंपटीशन बोलो। क्या है इंट्रा स्पेसिफिक? इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्पेशीज। जैसे कि फिश दो फिशेस एक दूसरे के साथ फूड के लिए कॉम्पीट करेंगी, रहने की जगह के लिए कॉम्पीट करेंगी। गाय में कंपटीशन, बाहर अगर देखे तुमने तो दो काऊ में कंपटीशन विद इन दी सेम स्पेशीज, इट इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। जबकि दो अलग अलग स्पेशीज, इंटर मतलब इन बिटवीन टू डिफरेंट स्पेशीज, स्पेसिफिक मतलब स्पेशीज। गाय और बकरी में कंपटीशन, वो फिश और दूसरे कोई तो भी एक दूसरा स्पेशीज है, फिश के दूसरी कोई स्पेशीज है, या फिर कोई तो भी और ऑर्गेनिज्म है, एक्वाटिक एनिमल, उनके दोनों में स्पेशीज में कंपटीशन फॉर फूड एंड स्पेस। फॉर मेट, पार्टनर के लिए भी कंपटीशन होगा उनका रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस तरीके से आइदर दी कंपटीशन में बी बिटवीन दी इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेशीज और बिटवीन दी इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पेशीज, एंड कंपटीशन विल बी फॉर फूड, स्पेस एंड पार्टनर। फूड, स्पेस एंड पार्टनर। फूड में मैं वाटर भी ले रहा, वाटर उसमें ले लो, फूड, वाटर, स्पेस एंड पार्टनर, चार चीजों के लिए कंपटीशन होगा। इसके अलावा तीसरा स्ट्रगल शुरू हो जाएगा उनका एनवायरमेंट से। पानी में रहने का है तो गर्मी होंगी, पानी के अंदर फिर टेम्परेचर कम ज्यादा होना, बारिश नहीं हुई तो फिर बारिश कम होने की वजह से पानी सूख सकता या कम हो सकता। एनवायरमेंट का फिर चेंजेस जो होंगे उसमें भूकंप वगैरह आया, फिर कई और एनवायरमेंटल कैलेमिटीज आई वहां पे, तो उनसे भी उनको टकराव होगा, उनका भी स्ट्रगल एनवायरमेंट के साथ भी एक प्रकार से स्ट्रगल चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अल्टीमेटली क्या होगा, जिंदा रहने के लिए उनमें किसी ना किसी तरह का कंपटीशन होगा, स्ट्रगल होगा, आपस में होगा, दूसरों के साथ होगा या एनवायरमेंट के साथ होगा। और उसकी वजह से क्या होगा, भले इतने सारे बच्चे पैदा हुए हो लेकिन सब बच्चे वो स्ट्रगल में जीत सकते क्या? सब बच्चे सरवाइव कर सकते क्या? नहीं। उसमें जो वीक रहेंगे, बॉडी में वीक रहेंगे, जिनको खाने को नहीं मिलेगा, लड़के झगड़ के उनको किसको मार देगा कोई, और अल्टीमेटली क्या होगा, पॉपुलेशन रिमेन्स इन कंट्रोल। कुछ ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे और वेरी फ्यू कैन सर्वाइव। उनमें से जो स्ट्रॉन्गर रहेंगे, जो थोड़े से सुपेरियर रहेंगे, ओनली दे विल सर्वाइव। समझा? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या है? इट इज द स्ट्रगल बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन विथ ईच अदर और विथ सम अदर स्पीशीज और विथ द एनवायरमेंट। Due to this struggle, the population will remain under control as a result of this struggle, some individuals will die, some will be affected, and only the superior ones will survive in that ecosystem. Okay, उनमें से कुछ अच्छे बच जाएंगे। अब जो मजबूत बच गए, जिनकी बॉडी अच्छी थी, जिनमें पावर ज्यादा था, वो जिंदा रह गए, ऐसा वहां पे इमेजिन करो। ओके, उनमें भी क्या होगा फिर, वो क्यों बच गए, उसके कुछ रीजंस रहेंगे। बचने के बाद क्या होगा, वो खुद सीख जाएंगे, यार अपने को खाने के लिए ऐसा झगड़ा करना पड़ता, इससे छीन के खाना पड़ता, अपनी बॉडी अपने को मजबूत करना पड़ेगी, अपने को फूड ढूंढने के लिए कुछ खुद की बॉडी में चेंजेस करना पड़ेंगे। एनवायरमेंट की वजह से अपनी बॉडी पे ऐसा असर हो रहा, तो अपने को कुछ एडेप्टेशंस क्रिएट करना पड़ेगा। सो बॉडी में कुछ ऐसे विजिबल चेंजेस तैयार होंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस तैयार होंगे, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस तैयार होंगे। उन चेंजेस को वो बॉडी में जमा करते जाएंगे और वो टोटली क्या हो जाएंगे, वेरिएशंस उनमें क्रिएट होंगे, एडेप्टेशंस क्रिएट होंगे। दैट एडेप्टेशंस विल बी एनकोडेड इनटू देयर, विल बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर जीन्स। उनके डीएनए में वो एडेप्टेशंस फिट बढ़ जाएंगे, ना सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी पे, मॉर्फोलॉजिकल नहीं होंगे। दैट एडेप्टेशंस, दैट चेंजेस विल बिकम द पार्ट ऑफ देयर जीन्स, जेनेटिक मटेरियल। और होगा क्या उससे, फिर उनके जो बच्चे रहेंगे, ये जो फिट इंडिविजुअल्स है बचे वाले, इन फिट इंडिविजुअल्स के जो बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे थोड़े ज्यादा फिट रहेंगे, क्योंकि उनके माँ बाप में अच्छे जीन्स जमा हो गए, वेरिएशंस आगे वाले जीन से, एडेप्टेशंस वाले जीन से। तो वो बच्चे भी फिर कैसे रहेंगे, उनके गैमेट्स के थ्रू होने वाले बच्चे, वो थोड़े फिट रहेंगे। तो इमेजिन करो, अब ये फिट माँ बाप है सब, ये फिट माँ बाप के जो बच्चे रहेंगे वो भी फिट है, लेकिन वापस क्या होगा, वो सबके सब एक ही लेवल के फिट रहेंगे थोड़े थोड़े, उनमें वापस स्ट्रगल चालू होगा, उन बच्चों में वापस स्ट्रगल चालू हो जाएगा। फिर वो बच्चों में जो फिट बचेंगे, फिट में से भी फिट बच्चे, मतलब और ज्यादा फिट हो गए वो, उनका फिर रिप्रोडक्शन हो गए बच्चे, फिर उनका स्ट्रगल, फिर उनमें से कुछ भारी के और वेरिएंट वाले। अल्टीमेटली क्या होगा, वेल अडेप्टेड वाली जो प्रोजेनी है वो साइड में निकलते जाएंगी, मतलब बचते जाएंगी, और उनके जो बच्चे रहेंगे वो और ज्यादा वेरिएंट्स रहेंगे, उनमें और ज्यादा एडेप्टेशंस रहेंगे। कुछ जनरेशंस के बाद, कुछ सालों के बाद क्या होगा,
जो बच्चे तैयार हुए वाले रहेंगे, जो वेरिएशंस हुए वाले बच्चे रहेंगे, वो इतने फिट रहेंगे कि वो उनके जो इनिशियल एकदम एंसेस्टर थे उनसे टोटली डिफरेंट निकल जाए। उनमें इतने ज्यादा कलर चेंज, बॉडी का शेप चेंज, मसल चेंज, अगर फॉर एग्जांपल लार्ज एनिमल्स की बात करें, इतने बदले वाले दिखाई देंगे कि उनके जो एंसेस्टर्स थे उनसे तो टोटली अलग ही रहेंगे। उनका बॉडी का शेप भी बदल सकता, साइज बदल सकता, तो अलग अलग उनमें वेरिएशंस आगे वाले रहे और वो इस नवा स्पेशीज बन गया है, वो अल्टीमेटली नया स्पेशीज बन गया है। समझ रहे कि कैसे आते चेंजेस, क्योंकि वो आपस में टकरा टकरा के एक दूसरे से लड़ना सीखते, खुद में बदलाव करते, वेरिएशंस आते और वो वेरिएशंस की वजह से वो रहना सीख जाते, अडेप्ट हो जाते, सर्वाइवल करने के लायक बन जाते और अल्टीमेटली वो वेरिएशंस जमा होके नेक्स्ट जनरेशन में जाते, मतलब हेरिडिटी ऑफ दैट कैरेक्टर्स in that new variations and adaptations are inherited to their next generation, and hence the individuals will be much more fitter as compared to the previous progeny, and that will become the basis of origin of new species. इसमें फिर लास्ट और एक चीज आती, जो वेरिएशंस बताएंगे, जो एडेप्टेशंस होंगे, जो अपने बच्चों को इस तरीके से फिट बना पाएंगे, वो इंडिविजुअल्स को नेचर भी सपोर्ट करता। उनको कौन करता सपोर्ट? नेचर। कैसे? अरे भाई तू फिट है, तू यहाँ पे रहने लायक है, ये टेम्परेचर तू सह सकता, यहाँ के पानी का जो कुछ भी पीएच वगैरह है तेरी बॉडी को सूट हो रहा, तो नेचर क्या करेगी? कर ग्रो, रिप्रोडक्शन कर सकता, उसके रिप्रोडक्शन को नेचर विल आल्सो प्रमोट इट्स रिप्रोडक्शन। जिसको वहां का टेम्परेचर ही सहन नहीं हो रहा, वो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर सहन नहीं होगा, क्या रिप्रोडक्शन करेगा वो? उसका रिप्रोडक्शन हो पाएगा क्या फिर? सो दैट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। अनफिट इंडिविजुअल कैन नॉट सर्वाइव, ओनली फिट इंडिविजुअल, फिटेस्ट इंडिविजुअल्स कैन सर्वाइव, एंड नेचर विल प्रमोट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द फिटेस्ट इंडिविजुअल्स। अगेन फिटनेस इज अबाउट विच फिटनेस? द फिटनेस इज अबाउट रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो जो ऑर्गेनिजम्स इतना सब होने के बाद, इतने झगड़े तंटे होने के बाद खुद को सर्वाइव करने में सफल रहे, सक्सेसफुल रहे, वही वहां पे सपोर्ट करेगा। नेचर विल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ फिटेस्ट इंडिविजुअल्स एंड दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। दिस थ्योरी इज देयरफॉर कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। नेचर विल सपोर्ट, select the growth of only fittest individuals. What do you mean by natural selection? Define natural selection. Nature will support, will promote the growth of reproduction of only fittest individual, and this is known as natural selection. The term natural selection was coined by Darwin. ये टर्म किसने दिया था? डार्विन ने। इसको क्या बोला था एक दूसरे बंदे ने? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। किसका सर्वाइवल? फिटेस्ट का, जो वो एनवायरमेंट में रहने फिट है, लायक है सबसे ज्यादा, उसका सर्वाइवल होगा। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने को लगता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन एक ही बात है, बराबर है, दोनों एक ही टर्म्स है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन वाज कॉइन्ड बाय डार्विन और उसको इस दूसरा शब्द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन नेचर इट वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। तुम्हारे दिमाग में आता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज कॉइन्ड बाय डार्विन, क्योंकि डार्विन की थ्योरी में पढ़ा ना मैंने तुम्हारे को, तुम्हारे दिमाग में बिठा लो। दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय स्पेंसर, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बट दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय डार्विन। Natural selection is the term given by Darwin and survival of fittest is the term given by Herbert Spencer. तो इस तरीके से जो सबसे फिट रहेगा नेचर उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। ऐसे फिट इंडिविजुअल्स हर बार ग्रो होते रहेंगे, अगली जनरेशन और स्ट्रांग, उनके बच्चों में से जो फिट वो अगली जनरेशन और स्ट्रांग, वो और स्ट्रांग, उनमें कई सारे वेरिएशंस आएंगे, नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। अल्टीमेटली इतने सारे वेरिएशंस आ जाएंगे, new variations will be so much in number that new individual will be totally different from the ancestor and hence it will become a totally different species. It will become a totally different species. वो अपने आप में एक नया स्पीशीज बने। हाँ, इनके रिलेशन रहेगा इनका कुछ ना कुछ, दिखने में थोड़े बहुत इनके सेम रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसके कैरेक्टर इतने अलग रहेंगे। जैसे कि लेमूर्स की, अगर मंकीज की बात करें तो मंकीज और ह्यूमंस में कहीं ना कहीं रिलेशन है, लेकिन अपनी बॉडी पे के हेयर गायब हो गए, अपने जो अंगूठा है ये रोटेट होने लायक बन गया। बंदरों का नहीं होता रोटेट, वो ऐसा फिट रहता, अपना ऐसा रोटेट हो सकता। तुम्हारे जो कुछ भी बॉडी का कर्वेचर है वो चेंज हो गया, तुम स्ट्रेट रह सकते, हाथ स्ट्रेट है, ऐसा झुकियाली नहीं, अपनी बॉडी कर्वेचर नहीं है। फिर तुम्हारा जो चीन है वगैरह, इसका शेप वगैरह देखो, फेस कट, आंखें वगैरह, कान वगैरह, तो ये सब जो
वेरिएशंस आए वाले अपनी बॉडी में, बंदर से अपन क्या हुआ ह्यूमन बने, लेकिन कई सारे वेरिएशंस आके अपन ने खड़े होकर रहना चलना सीखे, टेल गायब हो गई, तो ये सब वेरिएशन जमा हो के अल्टीमेटली क्या हो गए, बंदर और ह्यूमन अलग अलग स्पीशीज बन गए। क्यों? क्योंकि टेल की जरूरत नहीं थी, अपन ने कुछ ऐसे वेरिएशंस करे जो नेचर में रहने के लिए अपने को फिट रहने के लिए अपने को जरूरी थे, तो अपन ने वो बंदर सिर्फ पेड़ पे रहते थे, ज्यादातर जमीन पे नहीं आते थे, अपन ने जमीन पे रहना सीख गए, जमीन पे रह के घर बनाना वगैरह बाकी सब दिमाग लगाना सीखे, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल होना चाहिए इसकी अपन कोशिश करते थे। अल्टीमेटली अपने में इतने चेंजेस आ गए कि अपन टोटली न्यू स्पीशीज बन गए और बंदर एक अलग स्पीशीज रहेगा। समझ में आ रहा? तो ये जो पूरा रास्ता था, पूरा जो कुछ भी अपना बंदर से इंसान बनने का जो पूरा सफर था, तो उसमें तुम्हारे को क्या हुआ, कई सारे बंदर के बच्चे, उनमें कुछ जो फिटेस्ट बच्चे थे, उन फिटेस्ट बच्चों में स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल के बाद उनमें वेरिएशंस आए, एडेप्टेशंस हुए और अल्टीमेटली एडेप्टेशंस इनहेरिट होके कई सारे न्यू कैरेक्टर्स आते गए, उसको नेचर ने सपोर्ट की और नेचर सपोर्ट करने के बाद में न्यू स्पीशीज तैयार हो। समझ में आया? तो ये आप स्टोरी वापस से बना के देखो, तुम्हारे दिमाग में बढ़ेगा। ऑर्गेनिज्म स्टेम टू, मैं समराइज कर रहा पूरी स्टोरी, वापस से देख लो, 5 पॉइंट कैसा याद रखने का। Organisms tend to overproduce. They tend to have enormous excess fertility. They try to have prodigality of life, that is, they produce excess number of individuals. But not all individuals can survive due to struggle for existence. मतलब पहले पॉइंट को कंट्रोल कौन करता? दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट की वजह से क्या होता? पहले तो दूसरा पॉइंट क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इट इज स्ट्रगल बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज और विद देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट। Ultimately, due to struggle, the number of population, number of individuals remain under control as the resources are limited. That of them, some individuals acquire new variations, some individuals acquire adaptations, body changes that help in their survival, and they transfer that variations through their gametes to their progeny. With this progeny, we can have fittest individuals in a next generation. Fitness is about reproductive fitness. Nature will promote the growth and development of only fit individuals. This was termed by Darwin as natural selection, whereas it is called survival of fittest, a term given by Herbert Spencer. NCERT में लिखा है। इसी तरीके से for many generations this mechanism of natural selection will work, and ultimately such an individual is formed which is having totally different characters than the ancestor, and that will become a new species. Thus a origin of new species will occur. इसका एग्जांपल तुम एविडेंस अगर चाहिए, so the evidence to Darwin's theory can be your giraffes, snakes, limbless. जिराफ की elongation of neck, तो जो जिराफ की गर्दन ज्यादा लंबी उसको ज्यादा घास मिलेगी, तो इस तरीके से फिर स्ट्रगल हुआ अगर जिराफ में, तो जो ज्यादा फीट है वहां पे रहने लायक है वो बच गए, उसमें वेरिएशन आए, ज्यादा लंबी हो गई गर्दन, एडाप्टेशन आ गए, उसके बच्चे भी फिर वैसे ही रहेंगे, वो फिट रहेगा, नेचर उसको सपोर्ट करेंगी और वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जाएगा। अल्टीमेटली ये नया स्पीशीज बना। छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे कम होते गए, गर्दन की लेंथ बढ़ते गई, मतलब वेरिएशंस आते गए, एडाप्टेशंस होते गए और नए जिराफ तैयार हुए और आज के अपने सामने जिराफ। स्नेक्स, जो स्नेक्स को पैर थे वो बारीक जगह पे घुस नहीं पाते थे, क्रॉलिंग वगैरह नहीं कर पाते थे, तो स्नेक्स ने क्या करे, पैर उनके छोटे छोटे होते गए और बिल में जाने जैसे उनकी जगह होल्स वगैरह में प्रॉपरली उनकी बॉडी जाने लायक उन्होंने खुद को बना लिए। मतलब वेरिएशन इस तरीके से लाए कि वो नेचर में सेलेक्ट हो पाना, सर्वाइव हो पाना, रहने लायक जगहों पे जा पाना, और उसकी वजह से फिर स्नेक्स लिम्बलेस हो गए, लिम्बलेस स्नेक्स। करेक्ट। कीवी बर्ड्स, उनको उड़ने की जरूरत नहीं थी, जमीन पे जाके बीज वगैरह खाते थे, कीड़े वगैरह खाते थे, धीरे धीरे उनके पंख यूज में से चले गए तो उन्हें उड़ना भूल गए, उनके पंख तो है लेकिन उड़ नहीं सकते। फ्लाइटलेसनेस इन कीवी, पेंगुइन, flightlessness of kiwi and flightlessness of ostrich is also the example। तो उनके पंख यूज में से गए, धीरे धीरे उनमें वेरिएशंस आए, एडेप्टेशंस आए और वो रहने लायक हो गए जमीन पे, नेचर ने उनको प्रमोट किया और आज अपने सामने वो अलग स्पीशीज बनी। तो इस तरीके से डार्विन की थ्योरी यहाँ पे खत्म होती, वो इन चीजों के बारे में बात करती। ओके, डार्विन की थ्योरी के जैसे कुछ डिडक्शंस एल्फ्रेड वैलेस ने भी निकाला था। दोनों ने अपनी बातों को मिला के 1858 में
एक पेपर पब्लिश किए थे एल्फ्रेड वैलेस। ये देखो एल्फ्रेड वैलेस का भी नाम याद रखो। डार्विन के साथ साथ दूसरा बंदा कौन है? एल्फ्रेड वैलेस द सेकंड। डार्विन के साथ साथ दूसरा बंदा एक है एल्फ्रेड वैलेस। ही इज द को ऑथर ऑफ डार्विन्स बुक। डार्विन की बुक का को ऑथर है ये भी। तो ये दोनों बंदों के ऑब्जर्वेशन सेम थे। डार्विन कहां पे गया था घूमने को? गैलापागोस आइलैंड याद रखने का तुम्हारे को उसमें। और ये बंदा कहां गया था तुम्हारे को? साउथ अमेरिका, मलाया आइलैंड्स मतलब मलेशिया वाला पार्ट अपना, और ईस्टर्न इंडियन आर्चिपेलागो मतलब वो जो कुछ भी इंडोनेशियन आर्चिपेलागो है तुम्हारे इंडोनेशिया के द्वीप समूह वगैरह, जावा, सुमात्रा वगैरह, वहां पे मलेशिया वगैरह, मलाया, ठीक है, सिंगापुर वगैरह वो साइड, साउथ अमेरिका के साइड। तो ये बंदा इधर घूमने गया था। इसने मेनली पूरी दुनिया का गया, लेकिन मेन कहां पे ऑब्जर्व करा? गैलापागोस आइलैंड्स। ओके, ये दो जगह पे इन दोनों ने ऑब्जर्व करे। दोनों ने अपने ऑब्जर्वेशंस को मिला के ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखे, और ये थ्योरी बाद में डार्विन ने अगले साल उन्होंने बुक लिखे 1800, उन्होंने पेपर पब्लिश किए 1858 में, और 1859 में उनकी बुक आई, डार्विन की बुक आई, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। सो दिस इज अबाउट डार्विन्स थ्योरी। डार्विन ने इस तरीके से कैसे नए स्पीशीज बनते हैं ये बताया। तो 5 पॉइंट में तुमको एक टेबल की मैं फोटो अपलोड कर रहा हूं, सी दिस फोटो। अब ये फोटो में तुमको दिखाई देगा कि डार्विन के ऑब्जर्वेशंस और उसपे से उसने क्या डिडक्शंस निकाला था। डिडक्शंस मतलब उसने उसपे से क्या कंक्लूजन्स निकाला था। तो जैसे कि तुम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वाले फोटो में देखो तुमको क्या दिख रहा है इसमें। ये फोटो में तुम देख सकते कैसे ओवर रिप्रोडक्शन और प्रोडिगेलिटी ऑफ लाइफ, ये फैक्ट उसने देखा, इट इज, और उसकी वजह से नंबर ऑफ सर्वाइवर रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों ऐसा होता? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने के बाद भी नंबर क्यों कांस्टेंट रहते? ड्यू टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उनके आपस में झगड़े होते, वो स्ट्रगल होने के बाद जो वेरिएशंस आते हैं इनहेरिडिटी और हेरिडिटी होती है, उससे क्या होता है? ऐसे फिट इंडिविजुअल्स बनते हैं जो नेचर सेलेक्टेड, उसको नेचर सेलेक्ट करेगा। इट इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अल्टीमेटली सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और एनवायरमेंटल चेंजेस होकर तुम्हारे ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज होता, नए स्पीशीज तैयार होते। ऐसा ये तुम्हारे को डिडक्शन में बताया है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी तुमको पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, टेबल एज इट इज। सो दिस टेबल वॉज समराइज्ड बाय एल्फ्रेड वैलेस एंड डार्विन कलेक्टिवली। दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वही बात है, कुछ भी नया नहीं है, बस एक बार देख लो एज इट इज वही है क्या। ओके नाउ अब इसके बाद ये थ्योरी को कुछ ऑब्जेक्शंस है, तो अपन वो ऑब्जेक्शंस भी डिस्कस कर ले। देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्शंस टू डार्विन्स थ्योरी। भले डार्विन्स थ्योरी जो है, डार्विन की पूरी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है ऑलमोस्ट इवोल्यूशन की बातें, लेकिन इसको कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए लोगों ने। तो एक एक ऑब्जेक्शन देखते हैं अपन। वैसे तो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऑब्जेक्शन दिया, कुछ बेसिक जो है इंपॉर्टेंट वाले मैं यहाँ डिस्कस कर रहा। फर्स्ट ऑब्जेक्शन वाज दैट दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ फिटेस्ट। ये थ्योरी क्या करती? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करती, कि जिसमें कई सारे वेरिएशंस आ गए, वो सर्वाइव कर लेगा, बाकी के जो अनफिट है दे कैन नॉट सर्वाइव। मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करती, बट नॉट दी अराइवल ऑफ फिटेस्ट। आरा कहां से वो फिट एकदम, आरा कहां से अचानक से इतना फिट इंडिविजुअल वहां पे तैयार कैसा हो जा रहा, उसमें इतने वेरिएशंस कहां से कैसे क्या आ रहे? अपने को पता है जेनेटिकली चेंजेस आते, उसके डीएनए में वो इनकॉर्पोरेट होते, लेकिन वो टाइम पे 1800 कब की बात है? 59-60 की बात है, 1850s की बात है। अभी तो मेंडल भी नहीं आया था, मेंडल का काम चालू था। तो वो टाइम पे डीएनए वीएनए नाम की चीज भी पता नहीं, जीन्स नाम की कंसेप्ट ही पता नहीं थी। ओके, वो अपन मॉलिक्यूलर में अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में तुमको पता चलेगा। तो जब ये टाइम था जहां पे पता ही नहीं था कि बॉडी में चेंजेस किस वजह से आते हैं, डीएनए की वजह से आते हैं वगैरह, तब भी ये क्या बोल रहा? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोल रहा। तो अराइवल ऑफ फिटेस्ट की बात ये नहीं बता पाया। ओके, वैसा देखा जाए तो ये एक रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया वाला है, क्योंकि भाई उसके टाइम पे वो चीज नहीं थी, बराबर है, तो उसको कहां से पता रहेगा? बट स्टिल ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो तुमको अभी याद रखने का है, हिज थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ फिटेस्ट, बट यस इट कैन एक्सप्लेन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके, उसी तरीके से इट डिड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन, कॉज एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस। ओरिजिन मतलब वही कहां से निकल रहे वेरिएशंस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वेरिएशन, एंड व्हाट इज द mechanism of inheritance of that variation. Again it is about DNA.
डीएनए में ओरिजिन रहता, डीएनए में चेंज होता, डीएनए में कुछ तो भी म्यूटेशन होता या कुछ किसी तरीके से क्रॉसिंग ओवर होके नए जीन्स बनते और उससे अल्टीमेटली वो नए गैमेट्स के थ्रू अगले जनरेशन में जाते। लेकिन डीएनए नहीं था बोले बाद ये वाला भी ऑब्जेक्शन उठाना गलत है बेचारे डार्विन पे, बट लोगों ने उठाया वाला है तो अपने को बात करना पड़े। सो हिज थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन, कॉज एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस। हिज थ्योरी आल्सो डिड नॉट एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ हार्मफुल वेरिएशंस। डार्विन का बोलना था कि ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आते बट द वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू डार्विन, फेवरेबल वेरिएशंस एंड अनफेवरेबल वेरिएशंस। डार्विन के हिसाब से वेरिएशंस कौन से? फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। Favorable variations are useful and unfavorable are harmful. Okay, always Darwin, according to Darwin, always favorable variations are inherited to next generation, whereas unfavorable variations are or harmful variations are not inherited to next generation. जो अच्छे वेरिएशन है वही जाएंगे, बुरे वेरिएशन निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी अपनी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स रहते, कुछ ऐसे पार्ट्स रहते, दे आर अनफेवरेबल, दे आर नॉट यूजफुल, जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स, दे आर प्रेजेंट बट नॉन फंक्शनल। तो ये ऑर्गन्स फिर भी अपने जनरेशन में क्यों आए वाले, अभी तक निकले क्यों नहीं? ओके, ये चीज का रीजन डार्विन नहीं दे पाए। अगेन दिस इज अगेन रिलेटेड टू डीएनए। आज भी हमारी बॉडी में डीएनए में वो जीन्स प्रेजेंट है, द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अपेंडिक्स। जब तक वो जीन्स एलिमिनेट नहीं होते तब तक हमारी बॉडी में अपेंडिक्स जैसा स्ट्रक्चर बनते रहेगा। हो सकता है आने वाली जनरेशन में वो जीन्स एलिमिनेट हो जाए क्योंकि वो ऑर्गन यूज में नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, आने वाले जनरेशन में अपेंडिक्स नाम का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। मतलब डार्विन की बात सही है, बलजबरी उसको उठाने का बोल कुछ भी ऑब्जेक्शन उठाए वाला है। तो अगला ऑब्जेक्शन क्या है? डार्विन्स थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ हार्मफुल वेरिएशंस, प्लस इट डिड नॉट एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वही बात अभी अपन ने एक्सप्लेन की। देन हिज थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज एक्सटिंक्ट कैसे होते वो भी नहीं बताया। उसने जो आर्माडिल्लोस देखा था वहां पे साउथ अमेरिका में, छोटे आर्माडिल्लोस देखा था, उसने बोला कि इतना छोटा आर्माडिल्लो नहीं रहता, ये तो इतना छोटा दिख रहा आज, लेकिन पास्ट में इससे बड़ा भैंस के जैसा आर्माडिल्लो रहे वाला होगा। बोले इमेजिन करो कितना बड़ा आर्माडिल्लो, ह्यूमंस तो उसके नजदीक ही नहीं आते होंगे, इतना खतरनाक चूहा। आर्माडिल्लो एक प्रकार का रोडेंट है, उसकी बॉडी के ऊपर वो पूरा रोल हो जाता, राइट, उस तरीके से। तो आर्माडिल्लो था छोटा सा और आज का इतना रहेगा, लेकिन प्रीवियस कितना बड़ा था, एकदम लार्ज जायंट साइज का आर्माडिल्लो था। तो ये एक्सटिंक्ट क्यों हो गया? डायनासोर्स एक्सटिंक्ट क्यों हो गए अगर ये पूछे तो एक्सटिंक्शन की थ्योरी की बात ये नहीं करती। अरे भाई इसकी थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात करती, एक्सटिंक्शन की बात ही नहीं करती। तो ये भी फालतू का फालतू एकदम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्शन उठाने का बोल के कुछ तो भी ऑब्जेक्शन उठाए वाले दिख रहे। इसके लिए मैं डार्विन को बेस्ट मानता कि उसके ऊपर तुम ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकते। तुम जो ऑब्जेक्शन उठा रहे वो ऑब्जेक्शन सिर्फ ऑब्जेक्शनेबल है। तुम बोल रहे कि भाई एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज एक्सप्लेन कर, अरे उसकी थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की है। ये फालतू बातें कैसा एक्सप्लेन करेगा? तुम वो जो बात कर रहे हो वो सही है, उसको तुम बस ऑब्जेक्शन गलत उठा रहे, बट स्टिल दिस इज गिवन इन बुक, तो तुमको भी मानना पड़े। ओके, अगेन इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्टिंग्विश बिटवीन सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशंस। उसका बोलना था कि बॉडी के वेरिएशंस, बॉडी में वेरिएशंस आते हैं, गैमेट्स में वेरिएशन आते हैं और सबके सब वेरिएशन अगली जनरेशन में जाते हैं। बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, अपर चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, सब अगली जनरेशन में जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। नॉट ऑल वेरिएशंस आर ट्रांसमिटेड, ओनली द वेरिएशंस दैट आर एनकोडेड बाय जीन्स। मैंने तुमको वीजमन की थ्योरी में बोला था, द वेरिएशंस, द कैरेक्टर्स दैट आर एनकोडेड बाय जीन्स, ओनली दे आर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दैट आर ओनली transmitted to the next generation. Other external changes are not transferred to next generation. तो ये गलती ठीक है कि भाई उसका बोलना था सारे के सारे वेरिएशंस अगली जनरेशन में जाते, बट नॉट ऑल वेरिएशंस गो टू नेक्स्ट जनरेशन। प्लस उसने और बोला था कि कुछ छोटे छोटे वेरिएशंस को भी उसने बहुत बड़ी चीज, बहुत वैल्यू दे दिया था। ही कंसिडर्ड माइन्यूट फ्लक्चुएशंस, माइन्यूट वेरिएशंस आल्सो, बट नॉट ऑल वेरिएशंस आर ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। His theory cannot also explain the formation of intermediate species वगैरह, ऐसा कुछ और है। तुमको एक ऑब्जेक्शन स्टेट बोर्ड के पीडीएफ में तुम देख लो, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में तुमको मिल जाएगा। करना ही है स्टेट बोर्ड भी, अपने को ऐसा नहीं कि नहीं करना है, बट ये इतने 4-5 मेजर भी लिख दिए, सो दिस इज इनफ। स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आता था लॉन्ग आंसर में, डिस्क्राइब डार्विन्स थ्योरी विथ 2 ऑब्जेक्शंस टू इट। तो 2 ऑब्जेक्शंस आपको पता होने चाहिए। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस है। लास्ट का एक ऑब्जेक्शन ये भी है कि न्यूट्रल फ्लावर्स और स्टराइल फ्लावर्स जो रहते हैं, स्टेबिलिटी वगैरह, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय डार्विन्स थ्योरी।
देखो न्यूट्रल फ्लावर में क्या रहता, ना मेल ऑर्गन्स रहते ना फीमेल, बट स्टिल दैट फ्लावर इज फॉर्म्ड। तो वो फ्लावर क्यों बनता, जबकि उसमें रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही नहीं है। दिमाग देखो, न्यूट्रल फ्लावर्स दे आर विदाउट रिप्रोडक्टिव फिटनेस, स्टराइल ऑर्गेनिजम्स, वर्कर हनी बीज, बराबर, स्टराइल कपल्स दे आर आल्सो विदाउट रिप्रोडक्टिव फिटनेस, क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, बट स्टिल दे आर प्रोड्यूस्ड। करेक्ट है। तो अगर डार्विन बोल रहा कि फिट रिप्रोडक्टिव फिट ऑर्गेनिज्म ही नेचर में जिंदा रहना चाहिए, लेकिन कुछ स्टराइल इंडिविजुअल्स तैयार होते, कुछ न्यूट्रल इंडिविजुअल्स तैयार होते, वो क्यों तैयार होते, ये सही ऑब्जेक्शन है। दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन्स थ्योरी। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल फ्लावर्स, स्टराइल इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन्स थ्योरी। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन यहाँ पे तुम मान सकते, नोट कर लो यहाँ पे। इट कैन नॉट एक्सप्लेन दी formation of neutral flowers or sterile individuals in the population. ओके, इसके साथ तुम्हारा यहाँ पे डार्विन का डिस्कशन खत्म होता, लेकिन स्टिल एक पॉइंट बाकी है। ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन बोलकर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन नाम से जो डार्विन की थ्योरी बनाने वाली है एनसीईआरटी में दिया, वी विल सी दैट कंटेंट यही बात से रिलेटेड है। वी विल सी दैट फॉर्मेट ऑफ डार्विन्स थ्योरी इन नेक्स्ट लेक्चर।